आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जिसने भारत के सबसे अहम इंडस्ट्रियल हब्स में से एक नोएडा को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये उस गुस्से का नतीजा था जो दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। सोचिए, ये शब्द एक मजदूर के हैं और ये अप्रैल 2026 में नोएडा की सड़कों पर जो हताशा और कन्फ्यूजन था उसे पूरी तरह से बयां करते हैं। ये बस एक सवाल नहीं था, ये एक तरह से मदद के लिए पुकार थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हालात इतने बिगड़े कैसे। देखिए, ये कोई एक दिन में हुआ धमाका नहीं था। ये कहानी है एक ऐसी प्रेशर कुकर की जो सालों से धीमी आंच पर उबल रहा था। हम उस चिंगारी को भी देखेंगे जिसने आग लगाई और उस ईंधन पर भी नजर डालेंगे जो कई सालों से इकट्ठा हो रहा था। तो आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते सालों से दबा हुआ गुस्सा अचानक सड़कों पर आ गया? वो तात्कालिक कारण क्या था? इसका जवाब हैरानी की बात है, बॉर्डर के ठीक दूसरी तरफ था। हुआ ये कि 1 अप्रैल 2026 को पड़ोसी राज्य हरियाणा ने अपनी न्यूनतम मजदूरी में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दी और रातों रात नोएडा और पास के ही गुरुग्राम के वेतन में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया। सोचिए, एक ही जैसे इलाके में एक ही जैसा काम करने के लिए एक मजदूर को दूसरे से काफी कम पैसा मिल रहा था। बस यही बात मजदूरों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। हरियाणा में ये जो बढ़ोतरी थी, ये लगभग 35% की थी। ये कोई मामूली इजाफा नहीं था, ये एक जबरदस्त बदलाव था जिसने नोएडा के मजदूरों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। लेकिन जैसा हमने कहा, हरियाणा की वेतन बढ़ोतरी तो सिर्फ एक चिंगारी थी। आग के लिए ईंधन तो पिछले 10 साल से धीरे धीरे जमा हो रहा था। चलिए अब उन गहरी वजहों को समझते हैं जो इस असंतोष की जड़ में थी। इस समस्या की जड़ असल में यहाँ है। देखिए, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कंपनियों की प्रोडक्टिविटी, मतलब उनका उत्पादन, 35% से भी ज्यादा बढ़ा। लेकिन मजदूरों की असली कमाई, मतलब महंगाई को अगर हटा दें तो जो पैसा हाथ में बचता है वो सिर्फ 18% बढ़ा। सीधे शब्दों में कहें तो मजदूर मेहनत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत के मुनाफे में उनका हिस्सा लगातार कम होता जा रहा था। आशिक जैसे हजारों मजदूरों के लिए ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनकी रोज की जिंदगी की सच्चाई है। उनकी तनख्वाह में जो मामूली बढ़ोतरी होती थी, वो बढ़ती महंगाई और खासकर बढ़ते किराए के बोझ तले पूरी तरह दब जाती थी। मतलब हर साल उनकी माली हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो रही थी। जरा एक आम मजदूर की आर्थिक स्थिति देखिए। करीब 13,000 रुपए महीने की सैलरी का 60% से ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ किराया और बिजली पानी के बिल में ही चला जाता था। खाना पीना तो बात की बात है, और तो और कैशबैक घोटाले और ओवरटाइम के रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप भी बहुत आम थे। मतलब कई बार मजदूरों को अपनी ही सैलरी का कुछ हिस्सा कैश में वापस देना पड़ता था। अब ऐसे तनाव भरे माहौल में सरकार कुछ नए श्रम कानून लेकर आई। इन्हें सुधारों के तौर पर पेश किया गया, लेकिन मजदूरों को लगा कि ये कानून तो उस प्रेशर कुकर पर ढक्कन को और कसने जैसा है, जिससे उनके पास अपनी बात कहने के जो थोड़े बहुत रास्ते थे वो भी बंद हो रहे थे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। नवंबर 2025 में नए कानून लागू हुए और मजदूरी बढ़ाने का वादा भी किया गया, लेकिन जब 1 अप्रैल को वो वादा पूरा नहीं हुआ तो मजदूरों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। फिर देखिए, कुछ ही दिनों के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री में शुरू हुआ विरोध पूरे शहर में फैल गया। इन नए कानूनों ने छटनी यानी ले ऑफ के नियमों को भी बदल दिया। पहले ये नियम था कि 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को किसी को निकालने से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ती थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया। इसका सीधा मतलब ये था कि अब ज्यादातर कंपनियों के लिए लोगों को नौकरी से निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था और मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा और भी कम हो गई। मजदूर यूनियनों का तो साफ मानना था कि इन कानूनों ने ताकत का संतुलन पूरी तरह से मालिकों के पक्ष में कर दिया है। कानूनी तौर पर हड़ताल करना लगभग नामुमकिन बना दिया गया। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाली असुरक्षित नौकरियों को बढ़ावा मिला और यूनियनों की मोल भाव करने की ताकत लगभग खत्म हो गई। तो अब जब हालात इतने बिगड़ चुके थे, सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया के क्या कुछ ऐसे भी नतीजे निकले जिनकी उम्मीद नहीं की गई थी? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं।
भारी दबाव में आकर सरकार ने आखिरकार वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ पैसा बढ़ा देने से ये इतनी बड़ी और जटिल समस्या हल हो गई? जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए लगभग 21% की एक अंतरिम वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। ये उस वक्त एक बेहद जरूरी कदम था, लेकिन ये एक तरह से फौरी राहत देने जैसा था, न कि समस्या का स्थायी समाधान। पर इस समाधान से एक नई मुश्किल पैदा हो गई, खासकर छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSMEs के लिए। सोचिए, उनके लिए सैलरी का बिल अचानक से 21% बढ़ जाना एक बहुत बड़ा झटका था। इससे कई लोगों की नौकरी जाने या कंपनियों के बंद होने तक का खतरा पैदा हो गया। कई व्यापार संघों ने तो ये भी कहा कि हिंसा के दबाव में मांगे मान लेने से एक गलत मिसाल कायम हो जाएगी। और इस समाधान का एक और बड़ा ही अजीब नतीजा निकला। हुआ ये कि नई तनख्वाह मिलने से कई मजदूरों की सैलरी 15,000 रुपये महीने की उस सीमा से ज्यादा हो गई जो सरकारी पेंशन स्कीम यानी EPFO में अनिवार्य योगदान के लिए तय है। इसका मतलब ये था कि वेतन ज्यादा मिलने के बावजूद वो भविष्य के एक बहुत जरूरी सामाजिक सुरक्षा कवच को खो सकते थे, जिससे उनके लिए एक नई तरह का खतरा पैदा हो गया। तो आखिर में नोएडा का ये संकट हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की इस होड़ में मजदूरों के कल्याण की क्या कीमत चुकाई जा रही है? ये एक ऐसा संतुलन है जिसे भारत को अपनी विकास की कहानी लिखते वक्त साधना ही होगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।